दोस्तों अगर आप अपनी बीटेक एकेटी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, आप सेमेस्टर 6 में हो, या आपके पास भाई सब्जेक्ट है मशीन डिजाइन, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हो तो आपके पास एक सब्जेक्ट होगा मशीन डिजाइन सेकंड या फर्स्ट करके। तो दोस्तों अगर आपके पास मशीन डिजाइन सब्जेक्ट है तो आज की वीडियो में भाई हम बात करेंगे मशीन डिजाइन के टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यू यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक, क्योंकि भाई इस बार एकेटीयू का एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। इसीलिए भाई मैंने यहाँ पर 140 के समथिंग आपके एमसीक्यू तैयार किए हैं यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के मशीन डिजाइन के, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए यार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई किसी और सब्जेक्ट के आप ऐसे ही एमसीक्यू चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है, कि आप किस सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहते हो। और भाई ये मैंने जो क्वेश्चन तैयार किए हैं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं। ये जो पेपर आपका होगा जो जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आने हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा भाई आपकी कम। तो भाई यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन टेंशन इन कंपेरिजन टू शियर इन द रेशियो ऑफ। भाई जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है स्टील की, टेंशन और शियर का आपको रेशियो बताना है। तो भाई इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है 3:2। तो 3:2 मतलब ऑप्शन सी आपका भाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, द परमिसिबल स्ट्रेस फॉर कार्बन स्टील अंडर स्टैटिक लोड इज जनरली टेकन एज। जो आपकी परमिसिबल स्ट्रेस होती है कार्बन स्टील के लिए, अगर आप उस पर स्टैटिक लोड लग रहा है तो आपको परमिसिबल स्ट्रेस बतानी है कि कितनी परमिसिबल स्ट्रेस होती है। तो भाई ये होती है आपकी 4000 से लेके 4500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अनेबल्स इट टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड इज नॉन एज। भाई हमको प्रॉपर्टी बतानी है मटेरियल की जो कि फ्रैक्चर होने से, हाई इम्पैक्ट लोड जब डालते हैं वो फ्रैक्चर होने से जो बचाती है, वो मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो भाई वो प्रॉपर्टी होती है आपकी टफनेस। आपने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ी होंगी। अगर भाई आपने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल नहीं पढ़ी है तो यार एक बार देख लेना कि इलास्टिसिटी क्या होती है, आपकी एंड्योरेंस क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, टफनेस क्या होती है, रेजिलेंस क्या होती है, ठीक है, मेलिबिलिटी क्या होती है। ये भाई सब प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल की। तो आप एक बार यार इनको पढ़ लेना अलग से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ हॉट सॉल्ट मेटल इज ब्रिटल व्हेन कोल्ड, ब्रिटल व्हेन हॉट। आपको बताना है कि आपका जो हॉट सॉल्ट मेटल होता है वो क्या होता है। तो भाई ये जब आप कोई भी मेटल अगर ब्रिटल है और जब आप उसे गर्म करोगे तो वो उसको बोलते हैं हॉट सॉल्ट मेटल। तो ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, गेस्ट थ्योरी ऑफ फेलियर इज एप्लीकेबल फॉर फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल। गेस्ट थ्योरी बतानी है आपको फेलियर की, कौन से मटेरियल पर आपकी भाई अप्लाई होती है, ठीक है। गेस्ट थ्योरी ऑफ फेलियर किस मटेरियल पे आपकी अप्लाई होती है, डक्टाइल, ब्रिटेल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डक्टाइल, ब्रिटेल और आपकी इलास्टिक, प्लास्टिक, टफ, ये सभी क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है। और भाई आपने मशीन डिजाइन फर्स्ट में ये सारा कुछ पढ़ा होगा, तो यार इतना मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका डक्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेलियर इज एप्लीकेबल फॉर टाइप ऑफ मटेरियल। और भाई जो रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेलियर है वो किस टाइप ऑफ मटेरियल पर एप्लीकेबल होता है ये आपको बताना है। तो भाई वो होता है आपका ब्रिटल मटेरियल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई यहाँ पर, इफ एन अनसपोर्टेड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल इलास्टिक बार, एक आपकी कोई भी अनसपोर्टेड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल इलास्टिक बार है, उसको सब्जेक्ट करते हो किससे आप, लॉन्गिट्यूडनल इम्पैक्ट फ्रॉम अ रिजिड वर्ब मूविंग विद वेलोसिटी v, जिसकी वेलोसिटी v है, देन अ कंप्रेसिव वेव ऑफ इंटेंसिटी sc इज प्रोपेगेटेड थ्रू द बार एज फॉलोज। तो अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BPE। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेंसाइल स्ट्रेंथ of a mild steel specimen can be roughly predicted from the following hardness test। अब बताना है आपको ब्रेनेल, रॉकवेल, विकर, शोर, सेलरस्कोप, नन ऑफ द अबव। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रेनल, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, रेजिलेंस
ऑफ मटेरियल इज इम्पोर्टेंट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू। किसी भी मटेरियल का रेजिलेंस जरूरी होता है जब वो किससे सब्जेक्ट करता है, कंबाइंड लोडिंग से, फटीग से, थर्मल स्ट्रेस से, बियर एंड टीयर से या शॉक लोडिंग से। तो भाई रेजिलेंस ऑफ मटेरियल की ज़रूरत जब होती है जब वो किससे सब्जेक्ट करता है, शॉक लोडिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर आपका, इन केस ऑफ एन इलास्टिक बार फिक्स्ड एट अपर एंड एंड लोकेटेड बाई अ फॉलोइंग बिट एट लोअर एंड, द शॉक लोड प्रोड्यूस्ड कैन बी डिक्रीज्ड बाई। क्या डिक्रीज करना होगा भाई या क्या इंक्रीज करना होगा ये बताना है आपको। तो भाई आपको डिक्रीज क्या करना होगा, जो आपकी बार है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ऑप्शन ए, डिक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बार। अदर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग शॉक लोड इन द अबव केस कैन बी। भाई यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें अब अगर आपको शॉक लोड रिड्यूस करना हो तो क्या करना होगा, क्या डिक्रीज करनी होगी लेंथ या इंक्रीज करनी होगी लेंथ। तो भाई शॉक लोड को आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा लेंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ़ अ लोड W इज अप्लाइड इंस्टेंटेनियसली ऑन अ वार। अगर आपका कोई W लोड है जो कि आप एक वार पे इंस्टेंटेनियसली अप्लाई कर रहे हैं, देन द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बार। तो जब वो स्ट्रेस इंड्यूस होगी, मतलब कि जो आपकी बार में स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगी विल बी, वो क्या होगी, डिपेंडेंट ऑफ रेशियो ऑफ मास ऑफ लोड W टू द मास ऑफ बार Y, या इंक्रीज विद इंक्रीज इन Y, या डिक्रीज विद डिक्रीज इन Y। तो बताइए भाई, और यहाँ पर भाई Y है आपका मास ऑफ बार और W है भाई आपका मास ऑफ लोड। तो भाई इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है V इंडिपेंडेंट ऑफ रेशियो ऑफ मास ऑफ लोड W टू मास ऑफ बार Y। ब्रिटल कोटिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर। जो आपकी ब्रिटल कोटिंग टेक्निक होती हैं वो किसके लिए यूज करनी होती हैं ये बताना है आपको। तो भाई ब्रिटल कोटिंग टेक्निक आपकी स्ट्रेस एनालाइज का एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज की जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज कॉज्ड ड्यू टू। जो आपकी स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है वो बताना है आपको कि किसकी वजह से होती है। तो भाई सबसे पहला ऑप्शन है वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन अ मेंबर। भाई जब देखो कोई वेरिएशन होता है ना किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी से पॉइंट टू पॉइंट, तो उससे भी आपकी स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, पिटिंग एट पॉइंट और एरियाज एट विच लोड्स ऑन अ मेंबर आर अप्लाइड। भाई ये भी आपका यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा। एब्रप्ट चेंजेस ऑफ सेक्शन, इसकी वजह से भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव और ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो भाई इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई यहाँ पर, द एंड्योरेंस लिमिट ऑफ मटेरियल विद फिनिश्ड सरफेस इन कंपेरिजन टू रफ सरफेस इज मोर। जो भाई आपकी एंड्योरेंस लिमिट होती है मटेरियल की एक फिनिश सरफेस के साथ, आपको ये बताना है एक फिनिश सरफेस की जो एंड्योरेंस लिमिट है वो रफ सरफेस से कम होती है, ज़्यादा होती है, बराबर होती है। तो भाई जो एंड्योरेंस लिमिट होती है रफ सरफेस की वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फिनिश्ड सरफेस। तो यहाँ पर ए आपका मोर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, प्लास्टिक फ्लो इन डक्टाइल मटेरियल्स। आपको बताना है कि प्लास्टिक फ्लो डक्टाइल मटेरियल में कैसा होता है। तो भाई ये जो होता है लेसन टू सीरियसनेस ऑफ स्टैटिक लोडिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इन क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को एक बार देखने के बाद जब एक बार एग्जाम देने जाएं तो उससे पहले एक बार वीडियो को ज़रूर देख के जाना, जिससे कि आपको भाई आसान होगा थोड़ा सा क्वेश्चंस को इजीली लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द मैक्सिमम स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन अ वार हैविंग सर्कुलर ट्रांसवर्स होल एज कंपेयर टू इट्स स्टैटिक स्ट्रेस विदाउट होल विल बी। अब आपको बताना है दोनों में सेम होता है या 2 टाइम्स ज़्यादा होता है, 3 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो भाई इसका राइट आंसर है 3 टाइम्स ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, फटीक लाइफ ऑफ पार्ट कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। जो आपकी फटीक लाइफ होती है किसी भी पार्ट की वो कैसे इम्प्रूव की जाती है ये बताना है। तो वो इम्प्रूव की जाती है भाई
शॉर्ट पिनिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग इज मोर सीरियस इन। भाई आपकी जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है स्टैटिक लोडिंग में वो सीरियस कब ज़्यादा होती है, डक्टाइल मटेरियल में ज़्यादा होती है या ब्रिटल मटेरियल में? तो भाई वो ब्रिटल मटेरियल में ज़्यादा सीरियस होती है एज कम्पेयर टू आपकी डक्टाइल मटेरियल एंड एनी अदर मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन साइक्लिक लोडिंग इज मोर सीरियस। और भाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन ऊपर वाला हमारा क्या था, स्ट्रेस कंसंट्रेशन किस में थी, स्टैटिक लोडिंग में। यहाँ पर है भाई आपकी स्टैटिक कंसंट्रेशन साइक्लिक लोडिंग में, कि आपकी जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है साइक्लिक लोडिंग में वो किस में ज़्यादा सीरियस होती है, डक्टाइल में, ब्रिटल में, या इक्वली सीरियस इन बोथ केसेस, डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर। तो भाई ये होती है डक्टाइल मटेरियल में और भाई स्टैटिक लोडिंग में होता है ब्रिटल मटेरियल में। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, कंफ्यूज मत होना भाई एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एंड्योरेंस लिमिट और फटीग लिमिट इज मैक्सिमम स्ट्रेस that a member can withstand for an infinite number of load applicable without failure when subject to dynamic load से करेंगे या static load से। ये भाई हमको कंबाइन करना पड़ेगा static and dynamic load या completely reversed load। तो भाई ऐसा करने के लिए हमारा completely reversed load होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें एक गलत स्टेटमेंट बताना है। अगर हम फटीग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, कोल्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। मतलब फटीग स्ट्रेंथ को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, सिंपली आपसे ये पूछा गया है कोल्ड वर्किंग से, शॉर्ट पीइंग से, या आपका ग्राइंडिंग या एंड लेपिंग सरफेस से, हॉट वर्किंग से, किससे? तो भाई हॉट वर्किंग करके आप क्या कर सकते हो, फटीग स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भाई आपका राइट हो जाएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट प्रोसीजर टू इंक्रीज द फटीग लिमिट। इनमें से कौन सा प्रोसीजर ऐसा है जो कि भाई करेक्ट नहीं है फटीग लिमिट को बढ़ाने के लिए? तो भाई यहाँ पर जो है सरफेस डी कार्बोराइजिंग जो है, सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और सभी भाई आपके एक तरह से आप बोल सकते हो प्रोसेस हैं या एक मेथड है, जैसे कोल्ड वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग, अंडर स्ट्रेसिंग, ये तीनों ही भाई प्रोसेस होते हैं, मेथड होते हैं फटीग लिमिट को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन कोएक्सिंग इन द प्रोसीजर ऑफ इंक्रीजिंग। कोएक्सिंग किस प्रोसेस को इंक्रीज करके किया जा सकता है? तो भाई ये किया जा सकता है फटीग लिमिट बाई ओवर स्ट्रेसिंग द मेटल ऑफ सक्सेसिवली इंक्रीजिंग लोड्स। तो ऑप्शन डी भाई यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, किससे रिलेटेड। अगर भाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग, भाई जो आपकी स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है स्टैटिक लोडिंग में वो बताना है कि वेरी सीरियस होती है ब्रिटल मटेरियल में एंड लेस सीरियस होती है डक्टाइल मटेरियल में, या वेरी सीरियस होती है डक्टाइल मटेरियल में और लेस सीरियस होती है इन ब्रिटल मटेरियल में। तो भाई जो आपकी स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है स्टैटिक लोडिंग में वो आपकी वेरी सीरियस होती है ब्रिटल मटेरियल में एंड लेस सीरियस होती है डक्टाइल मटेरियल में। हम इससे पहले हमने ये क्वेश्चन देखा भी था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क है। वहाँ पर ये पूछा गया था कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन स्टैटिक लोडिंग में सीरियस होती है, मतलब किस में सीरियस होती है, ब्रिटल मटेरियल में ज़्यादा सीरियस होती है या डक्टाइल में? तो उसका ब्रिटल मटेरियल था। तो भाई जब ब्रिटल मटेरियल में ज़्यादा सीरियस होगी तो ऑब्वियसली बात है लेस सीरियस किस में होगी, डक्टाइल मटेरियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई द नोच एंगल ऑफ द आई जॉड इम्पैक्ट टेस्ट स्पेसिमेन 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो भाई यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई यहाँ पर इन बिकर्स हार्डनेस टेस्टिंग, आपकी बिकर्स हार्डनेस टेस्टिंग में द पिरामिड इंडेंटर अपेक्स इज। तो इसका राइट आंसर है 136 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो भाई ये आपके स्ट्रेस कंसंट्रेशन बतानी है साइक्लिक लोडिंग में। तो भाई यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है इक्वली सीरियस इन बोथ टाइप ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर इन टेस्टिंग अ मटेरियल ऑफ एंड्योरेंस स्ट्रेंथ इट इज़ सब्जेक्टेड टू। जो भाई हम मटेरियल की स्ट्रेंथ की टेस्टिंग करते हैं एंड्योरेंस स्ट्रेंथ के लिए, इट इज़ सब्जेक्टेड टू, वो किससे सब्जेक्ट होती है? तो भाई वो सब्जेक्ट होती है कंप्लीटली रिवर्स लोड से।
इफ़ अ मटेरियल फेल्स बिलो इट्स यील्ड पॉइंट, अगर कोई भी मटेरियल फेल्स हो जाता है अपने यील्ड पॉइंट से पहले, फेलियर वुड बी ड्यू टू, फेलियर किसकी वजह से होगा फिर अगर ऐसी कंडीशन होगी तो बताइए। तो भाई जो फेलियर होगा वो होगा आपका फटीग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर द फटीग लिमिट ऑफ मटेरियल, आपको फटीग लिमिट बतानी है भाई मटेरियल की। तो भाई जो फटीग लिमिट होती है मटेरियल की, अगर कोई भी पुअर सरफेस कंडीशन कर देंगे तो वो ग्रेटली क्या होगी, कम होती जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपकी भाई सही हो जाएगा। कोल्ड वर्किंग क्या है, कोल्ड वर्किंग से मतलब क्या कर सकते हो आप, तो भाई कोल्ड वर्किंग से हम फटीग स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज इन द फटीग स्ट्रेंथ। यील्ड पॉइंट इन अ फटीग लोडिंग एज कंपेयर टू स्टैटिक लोडिंग, भाई आपको ये बताना है कि जो यील्ड पॉइंट होता है वो सेम रहता है, ज़्यादा रहता है या कम रहता है। अगर उसे हम कंपेयर करें, जो यील्ड पॉइंट है फटीग लोडिंग में कम रहता है या स्टैटिक लोडिंग में कम रहता है, दोनों का ये बताना है। तो भाई आपको ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन है सेम, हायर, लोअर, डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर एंड लास्ट वन नन ऑफ द अबव। तो भाई ये डिपेंड करता है अदर फैक्टर पे, ना कि फटीग लोडिंग और कंपेयर स्टैटिक लोडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिडुअल स्ट्रेस इन मटेरियल्स, आपको बताना है रेजिडुअल स्ट्रेस क्या होता है मटेरियल में, क्या काम करता है। ठीक है, तो भाई जो रेजिडुअल स्ट्रेस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किस पर, एक्सटर्नल लोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर द बिल्डिंग अप ऑफ अ worn एंड अंडर साइज्ड पार्ट सब्जेक्टेड टू रिपीटेड लोड्स बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज। अब आपको बताना है कि ये बहुत अच्छा मेथड है या इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, एक्सट्रीमली हजार्डस है, हैज़ नो इफेक्ट रिगार्ड फटीग स्ट्रेंथ। तो भाई ये जो मेथड है आपका वो बेस्ट मेथड है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर भाई सही हो जाएगा। इन नाइट्रेटेड पार्ट द ओरिजिन्स ऑफ फटीग क्रैक्स विल बी अकर्स, जो भाई आपका नाइट्रेटेड पार्ट होता है उसमें जो फटीग क्रैक्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं ये बताना है। तो भाई देखो उसमें जो फटीग क्रैक आते हैं सरफेस की वजह से नहीं आते, आपके जस्ट बिलो द सरफेस पे भी नहीं आते, विद इन द कोर भी नहीं आते, कुड अकर एनीवेयर ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव सही हो जाएगा। विच प्रोसेस विल इंक्रीज द फटीग ड्यूरेशन ऑफ पार्ट्स, कौन सी प्रोसेस भाई फटीग को इंक्रीज करेगी ड्यूरेशन ऑफ पार्ट्स। तो भाई इसका राइट आंसर है शॉर्ट पिनिंग। इसमें से भाई करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहला है अ मेंबर मेड ऑफ स्टील, अगर कोई भी मेंबर स्टील का बना हुआ है, विल जनरली बी मोर रिजिड देन अ मेंबर ऑफ इक्वली कैरिंग एबिलिटी मेड ऑफ कास्ट आयरन। गलत बात है भाई, ये ऐसा हो नहीं सकता। अ मेंबर मेड ऑफ कास्ट आयरन विल जनरली बी मोर रिजिड देन अ मेंबर ऑफ इक्वल लोड कैरिंग एबिलिटी मेड ऑफ स्टील, बिल्कुल सही बात है। तो भाई इसका जो स्टेटमेंट ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सॉरी स्टेटमेंट बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस टू फटीग ऑफ द अ फेलियर इज मेजर्ड बाई, जो भाई फटीग होता है रेजिस्टेंस का वो मटेरियल का कैसे मेजर किया जाता है, यंग मॉडुलस से, एंड्योरेंस लिमिट से, किससे। तो भाई जो रेजिस्टेंस होता है आपका फटीग, किसी भी फटीग ऑफ मटेरियल का, वो जो मेजर किया जाता है वो एंड्योरेंस लिमिट के द्वारा मेजर किया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन मोस्ट मशीन मेंबर द डैम्पिंग कैपेसिटी ऑफ मटेरियल शुड बी, आपको बताना है कम होती है, ज़्यादा होती है, हाई होती है क्या। तो भाई वो हाई होती है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर द रेशियो ऑफ एंड्योरेंस लिमिट टू शियर, एक मिनट भाई, द रेशियो ऑफ एंड्योरेंस लिमिट इन शियर टू द एंड्योरेंस लिमिट इन फ्लेक्सर इज। तो भाई राइट ऑप्शन है 0.55, ऑप्शन डी। फॉर स्टील अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन शियर एज कंपेयर टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन, भाई अगर देखो एक आप मटेरियल है स्ट्रेंथ स्टील है, ठीक है, उसमें आपको ये बताना है जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है आपकी शियर में, वो आपकी भाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है टेंशन में उसके बराबर होती है, आधी होती है, 1/4 होती है, 2/3 होती है, 1/3 होती है, तो वो होती है भाई आपकी 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्योरेंस लिमिट
इन shear of carbon steel can be obtained by multiplying the endurance limit in flexure of a factor। तो वो फैक्टर होता है भाई 0.75। एट लो टेम्परेचर से 75 डिग्री सेल्सियस आप अज्यूम कर सकते हो। द नॉच बार इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ स्टील। तो भाई इसका आंसर है डिक्रीज मार्केटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अ वोल्ट बताना है हैज अ हेड ऑन वन एंड एंड नट फिटेड टू द अदर। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो द क्रस्ट डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड इज सेम एज। जो आपका क्रस्ट डायमीटर होता है स्क्रू थ्रेड का वो किसके बराबर होता है, मेजर डायमीटर के या माइनर डायमीटर के। तो भाई जो क्रस्ट डायमीटर होता है वो होता है आपका मेजर डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इफ डी इज द डायमीटर ऑफ बोल्ट होल। अगर डी आपका डायमीटर बोल्ट होल का डायमीटर है देन फॉर अ फ्लैंज्ड पाइप जॉइंट टू बी लीक प्रूफ द सर्कमफेरेंशियल पिच ऑफ द बोल्ट शुड बी। तो वो होना चाहिए भाई आपका 20 BD टू 30 BD। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फॉलोइंग टाइप ऑफ नट यूज्ड विद एलियन बोल्ट। एलियन बोल्ट के साथ भाई कौन सा नट आप यूज करोगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है देखो वो एलियन नट भी यूज कर सकते हो, हेक्सागोनल नट भी यूज कर सकते हो, स्लॉटेड नट भी यूज कर सकते हो, कैस्टल नट भी यूज कर सकते हो। तो ऑप्शन ई आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टड बताना है क्या होता है। तो हैज बोथ द एंड थ्रेडेड। जब दोनों ही एंड थ्रेडेड हो वो स्टड होता है। बोल्ट क्या होता है, एक वन हैंड पर उसके क्या होता है भाई, हम बोल्ट की ऑलरेडी इस बोल्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बोल्ट और स्टड में। बोल्ट की एक तरफ हेड होता है दूसरी तरफ थ्रेड होता है, बट स्ट्रेट के दोनों तरफ थ्रेड होता है, ये ध्यान रखना। शियर स्ट्रेस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर। शियर स्ट्रेस थ्योरी बताइए। तो भाई शियर स्ट्रेस थ्योरी आपको बहुत अच्छे से पता होगा, डक्टाइल मटेरियल्स के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टैप बोल्ट हैज पॉइंटेड थ्रेड। बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग हाई स्ट्रेस इन वन डायरेक्शन ओनली द फॉलोइंग टाइप ऑफ थ्रेड वुड बी बेस्ट सूटेड। तो इसका भाई आंसर है ऑप्शन डी बटरेस थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्लाइंड एंगल इन यूनिफाइड ऑफ अमेरिकन नेशनल थ्रेड। तो वो एक स्टैंडर्ड साइज है 60 डिग्री। द फंक्शन ऑफ अ वॉशर इज टू। आपको फंक्शन बताना है वॉशर का। तो भाई वॉशर का फंक्शन होता है बियरिंग एरिया प्रोवाइड करना। कैप स्क्रू क्या होते हैं ये बताना है। तो कैप स्क्रू आर सिमिलर टू स्मॉल साइज टेप बोल्ट एक्सेप्ट दैट अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ शेप ऑफ हेड आर अवेलेबल। एन एलियन बोल्ट इज। आपको बताना है एलियन बोल्ट कैसा होता है। तो भाई एलियन बोल्ट क्या करता है प्रोवाइडेड विद हेक्सागोनल डिप्रेशन इन हेड। द डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम अंडर लोड W इज 8 इफ द विड्थ इज हाफ देन द डिफ्लेक्शन अंडर लोड W विल बी। बताइए देखो कोई भी डिफ्लेक्शन हो रहा है कि कैंटिलीवर बीम में, अगर आपका लोड W 8 है और उसकी विड्थ हाफ है देन द डिफ्लेक्शन अंडर लोड W। अब आपको बताना कितना डिफ्लेक्शन होगा। तो भाई वो होगा आपका 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। वॉल बियरिंग टाइप ऑफ स्क्रूज आर फाउंड इन फॉलोइंग एप्लीकेशन। वॉल बियरिंग जो आपके स्क्रू होता है भाई उसमें कौन सी एप्लीकेशन यूज की जाती है ये बताना है। जो आपके वॉल बियरिंग टाइप के स्क्रूज होते हैं वो इनमें से किस एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं ये बताना है आपको। तो यहाँ पर भाई राइट ऑप्शन है स्टीयरिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट स्क्रूज आर। जो आपके सेट स्क्रू होते हैं वो क्या होते हैं। तो भाई वो यूज किए जाते हैं रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करने के लिए बिटवीन टू पार्ट्स। अ सेल्फ लॉकिंग स्क्रू हैज।
भाई सेल्फ लॉकिंग स्क्रू जो होते हैं उसमें कॉफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेंजेंट ऑफ लोड एंगल। द डिजिग्नेशन M33 इंटू 2 ऑफ अ बोल्ट मैन मीन्स, अगर भाई कहीं पर आपको ये दे रखा है कि M33 इंटू 2 तो इसका मतलब क्या है, तो भाई इसका मतलब होता है मेट्रिक थ्रेड ऑफ 30 mm, ऑप्शन सी आउटसाइड डायमीटर एंड 2 mm पिच। मशीन स्क्रू आर, मशीन स्क्रू क्या होते हैं भाई? मशीन स्क्रू होते हैं आपके स्लॉटेड फॉर स्क्रू ड्राइवर एंड जनरली यूज विद नट। रिविट्स आर जनरली स्पेसिफाइड बाई, तो भाई रिवेट जो जनरली स्पेसिफाइड की जाती है वो नॉमिनल डायमीटर से की जाती हैं। द एज ऑफ द बॉयलर प्लेट आर बेवल्ड टू एन एंगल ऑफ, कितनी डिग्री एंगल पर बेवल्ड होती है जो आपकी बॉयलर प्लेट की एज, तो वो होती है 80 डिग्री पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट फास्टनिंग? बोल्ट की, कॉटर, रिवेट, स्क्रू बताना है। परमानेंट फास्टनिंग भाई वो होती है रिवेट, और ये सब टेम्परेरी होती हैं, चाहे वो बोल्ट हो, कॉटर हो, की हो। आपने कॉटर नकल वगैरह पढ़े होंगे, तो भाई इनको आप देखो टेम्परेरी परमानेंट में फ़र्क ये होता है कि परमानेंट फास्टनिंग होती है अगर एक बार कर दी, अगर उसे हम डिसेंबल करेंगे तो जो मटेरियल होगा वो उसको हमारी हानि पहुंचती है, उसे हम आसानी से बाहर नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने रिवेट लगा दी तो रिवेट को भाई आप आसानी से नहीं निकाल सकते, अगर रिवेट को निकालने की कोशिश करोगे तो आपका मटेरियल भी ख़राब हो जाता है। लेकिन भाई आपका बोल्ट है, की है, स्क्रू है, कॉटर है, एक बार आपने ये लगा दिया तो भाई ज़रूरी आपको अगर ये डिसेंबल करना है तो मटेरियल को बिना हानि पहुंचाए भी आप इसको डिसेंबल कर सकते हो, आसानी से इसको खोल सकते हो। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी फास्टनिंग एंड परमानेंट फास्टनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू अवॉइड टीयरिंग ऑफ अ प्लेट एट एज, अगर किसी प्लेट की एज पर टीयरिंग ना हो, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ रिवेट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट इन टर्म्स ऑफ डाया ऑफ रिवेट डी शुड बी इक्वल टू, तो भाई ये आपने पढ़ा होगा, डी जो होनी चाहिए वो 1.5 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, इफ द वियरिंग एफिशिएंसी ऑफ अ रिवेट जॉइंट इज 75%, अगर किसी भी रिवेट जॉइंट की टीयरिंग एफिशिएंसी 75% है, देन द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ रिवेट टू पिच इक्वल टू, तो वो होगा 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, ट्रांसवर्स फिलेट वेल्डेड जॉइंट आर डिजाइंड फॉर, तो वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है? वो डिजाइन किया जाता है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, जैम नट इज लॉकिंग डिवाइस इन विच, जो आपका जैम नट होता है वो लॉकिंग डिवाइस होता है किस में? तो इसका ऑप्शन ए, वन स्मॉलर नट इज टाइटन्ड ओवर मेन नट एंड मेन नट टाइटन्ड अगेंस्ट स्मॉलर वन बाय लूजनिंग क्रिएटिंग फ्रिक्शन जैमिंग। विच टाइप ऑफ थ्रेड ऑन अ जॉक नट इन कंपेरिजन टू पिच ऑफ नट एज, तो वो सेम होते हैं भाई। बटरेस थ्रेड आर यूजुअली फाउंड ऑन, जो आपके बटरेस थ्रेड होते हैं वो यूजुअली कहाँ फाउंड होते हैं बताइए? तो वो होते हैं रेलवे कैरेज कपलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, तो ऑप्शन सी, ड्रिल एन एक्सियल होल थ्रो हेड अप टू थ्रेड पोर्शन सो दैट shank area is equal to the root area of thread. A key capable of tilting in a rexis miled out in a shaft is known as Woodruff key. आपने कीज बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी भाई। A key made from a cylindrical disc having segmental cross sectional, बताइए अगर कोई की है वो सिलेंड्रिकल डिस्क हैविंग सेगमेंटल क्रॉस सेक्शन, तो बताइए वो किस तरह की है? तो वो है आपकी वुडरफ की। अ टेपर्ड की विच फिट्स इन की वे इन द हब दैट इज फ्लैट ऑन द शाफ्ट नॉन एज फ्लैट सैडल की। फाइब्रस फ्रैक्चर अकर्स इन डक्टाइल मटेरियल। टर्न बकल हैज, टर्न बकल लेफ्ट हैंड थ्रेड्स ऑन वन
hand and right hand thread on other hand. आई वोल्ट आर यूज फॉर, बताइए आई वोल्ट किस लिए यूज किए जाते हैं? तो भाई जो आई वोल्ट है वो यूज किए जाते हैं लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन एंड क्यूबिकल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है इलास्टिक नट इज अ लॉकिंग डिवाइस इन विच. इलास्टिक नट लॉकिंग डिवाइस होता है किसमें? तो वो होता है भाई हार्ड फाइबर या नायलॉन कॉटर रेक्सिस्ट in nut and become threaded as nut instituted on the bolt causing a tight grip. ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा. If D is a normal diameter of bolt in mm, भाई आपका जो D है स्मॉल d वो आपका एक नॉर्मल डायमीटर है बोल्ट में, then the initial tension in kilogram in a bolt used for making fluid tight joint for the steam engine cover जॉइंट इज कैलकुलेटेड बाई द रिलेशन. कौन सा रिलेशन है? वो है भाई ऑप्शन ई 168. इफ थ्रेड ऑन अ बोल्ट आर लेफ्ट हैंड थ्रेड ऑन नट विल बी. देखिए अगर किसी भी बोल्ट पर जो आपके थ्रेड्स हैं वो लेफ्ट हैंड पर हैं तो जो थ्रेड्स होगा नट्स पर वो किस हैंड पर होंगे? तो वो भी भाई लेफ्ट हैंड विद सेम पिच. टेपर यूजुअली प्रोवाइड्स ऑन क्वार्टर एज. क्वार्टर में टेपर कितना यूजुअली दिया जाता है? तो वो दिया जाता है भाई 1:24. ठीक है, ये वैल्यू आप याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर एप्लीकेशन इन विच स्ट्रेस आर एनकाउंटर्ड इन वन डायरेक्शन ओनली. तो वो होते हैं भाई बटरेस थ्रेड में, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप यहाँ पर स्ट्रेस लगा सकते हो. द ड्रॉ ऑफ क्वार्टर नीड नॉट एक्सीड 3 mm. A bench device has following type of thread. तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है अक्मे थ्रेड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द वाल्व रॉड इन अ स्टीम इंजन इज कनेक्टेड टू एन एसेंट्रिक रॉड. तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है नकल जॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्प्लिट नट इज अ लॉकिंग डिवाइस इन विच. जो आपका स्प्लिट नट होता है वो लॉकिंग डिवाइस होता है किसमें, ये आपको बताना है. तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अ स्लॉट इन कट पार्टली इन मिडिल ऑफ द नट एंड देन स्लॉट इज रिड्यूस्ड बाई टाइटनिंग स्क्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपर ऑन द क्वार्टर एंड स्लॉट इज प्रोवाइडेड. तो ऑन वन साइड ओनली. द फंक्शन ऑफ कटिंग ऑयल व्हेन थ्रेडिंग अ पाइप इज टू. राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. सिल्वर बेस्ड शोल्डर इज यूज फॉर. तो वो यूज किया जाता है ब्रिजिंग के लिए. फॉर टाइट लीकेज जॉइंट फॉलोइंग टाइप ऑफ थ्रेड इज बेस्ट सूटेड. बताइए एक टाइट लीकेज जॉइंट के लिए कौन से तरह के थ्रेड सही रहते हैं? तो वो होते हैं नेशनल पाइप थ्रेड. In order to permit thermal expansion, concentration of tubing it should be. तो भाई it should be bent. आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्यूब हैज द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर पाइप. ट्यूब के क्या एडवांटेज हैं अगर पाइप के कंपेयर में हम देखें तो? क्या ये लाइटर होता है, इजियर होता है टू हैंडल? राइट है भाई. ग्रेटर शॉक एब्जॉर्प्शन ट्यूब का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पाइप. स्मूथर इनसाइड बॉल, ये भी सही है. तो इसका ऑप्शन डी लगा के आओगे आप, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द स्ट्रैप एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड ऑफ स्टीम इंजन इज जॉइंट बाई. तो वो होता है भाई जिब ऑफ क्वार्टर जॉइंट. A backing ring is used inside the pipe when making a butt belt. The shear plane in case of bolt should be. Never be across the threaded portion. Castle nut is a locking device in which throw slot are made at top
and a cotter pin is passed through these, and a hole in the bolt and cotter pin is pitted and bent in reverse direction at the other end. When a nut is tightened by clapping a washer below it, the bolt will be subject to following type of load. बताइए किस टाइप का वो होता है भाई, टेंशन लोड. गियर बॉक्स इज यूज्ड टू, गियर बॉक्स किसके लिए यूज किया जाता है? तो भाई गियर बॉक्स यूज किया जाता है वेरिएबल स्पीड को ऑब्टेन करने के लिए. द एज ऑफ द प्लेट्स ऑफ 4 cylindrical vessels are usually beveled to an angle of 80 degree 4. तो वो होता है भाई फॉर फलरिंग एंड चॉकिंग. द पिस्टन रॉड ऑफ स्टीम इंजन इज यूजुअली कनेक्टेड टू द क्रॉस हेड वाई. जो भाई पिस्टन रॉड होती है आपकी स्टीम इंजन की, वो आपकी किससे कनेक्ट होती है? क्रॉस हेड से कनेक्ट होती है. जो पिस्टन रॉड क्रॉस हेड से कनेक्ट होती है वो किस जॉइंट से कनेक्ट होती है? तो वो कनेक्ट होती है आपकी क्वार्टर जॉइंट से. विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप जॉइंट वुड बी सुटेबल फॉर पाइप कैरिंग बीम? तो एक्सपेंशन बीम. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्प्रिंग इंडेक्स इज. आपको ये बताना है स्प्रिंग इंडेक्स किस किस का डायमीटर होता है. तो भाई वो होता है कॉइल डायमीटर, किस किस का रेशियो होता है, सॉरी. तो भाई वो होता है कॉइल डायमीटर और बाय डायमीटर का रेशियो. तो यहाँ पर भाई ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा. द शियरिंग स्ट्रेस इन द इनर फेस एज कंपेयर टू आउटर फेस ऑफ द वायर इन अ हैवी क्लोज कॉइल्ड स्प्रिंग इज. बड़ा ये ज़्यादा होता है, कम होता है या बराबर होता है? तो भाई ये हमेशा ज़्यादा होता है. फॉर्म कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग इज. तो इट्स कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग एनर्जी. स्प्रिंग स्टिफनेस इज लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन. व्हेन टू स्प्रिंग आर इन सीरीज, आपको ये बताना है जब दो स्प्रिंग सीरीज में होती हैं, द इक्विवेलेंट स्टिफनेस विल बी. जो आपकी इक्विवेलेंट स्टिफनेस होती है वो किसके बराबर होती है? तो वो होती है हाफ के, मतलब हाफ स्टिफनेस के. व्हेन अ क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, जब एक क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हो, इट्स वायर इज सब्जेक्ट टू. उनके वायर किस फोर्स से सब्जेक्ट करते हैं? तो वो करते हैं टेंशन फोर्स से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इफ अ स्प्रिंग इज कट डाउन इनटू 2 स्प्रिंग्स. अगर एक स्प्रिंग को कट कर दिया जाए 2 स्प्रिंग में, द स्टिफनेस ऑफ कट स्प्रिंग विल बी. तो वो भाई डबल हो जाएगी. बेल्ट स्लिप में अकर ड्यू टू. बेल्ट स्लिप क्या हैवी लोड की वजह से होती है? हाँ भाई. लूज बेल्ट की वजह से भी होती है. हाँ. ड्राइविंग पुली टू स्मॉल, ये भी सही है. तो आपका डी ऑप्शन भाई सही हो जाएगा. एयरक्राफ्ट बॉडी इज यूजुअली फैब्रिकेटेड बाई. एयरक्राफ्ट बॉडी यूजुअली किसके द्वारा फैब्रिकेट की जाती है? बेल्डिंग के द्वारा, प्रीकास्टिंग के द्वारा या रिवेटिंग के द्वारा? तो भाई जो एयरक्राफ्ट बॉडी होती है वो रिवेटिंग के द्वारा की जाती है. If 2 springs are in a parallel, then their removal stiffness will be. तो डबल होती है भाई. अगर 2 स्प्रिंग आपकी पैरेलल में है तो उनकी जो ओवरऑल स्टिफनेस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन हाइड्रोडायनामिक बियरिंग. आपकी हाइड्रोडायनामिक बियरिंग में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं वो बताना है. पहला स्टेटमेंट है, द ऑयल फिल्म प्रेशर इज जनरेटेड ओनली बाय द रोटेशन ऑफ जनरल. सही है भाई. और इसके ये सभी स्टेटमेंट गलत हैं. एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग आर. एंटी फ्रिक्शन बियरिंग क्या होती हैं ये बताना है. क्या वो स्लिप बियरिंग होती हैं? तो नहीं होती भाई. हाइड्रोडायनामिक बियरिंग भी नहीं होती, थिन लुब्रिकेटिंग बेयरिंग भी नहीं होती, बॉल एंड बियरिंग, रोलर बियरिंग भी नहीं होती. तो नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा. इफ P इक्वल टू बियरिंग प्रेशर, अगर P भाई बियरिंग प्रेशर है जो कि बियरिंग एरिया पे लग रहा है, Z एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है किसकी भी लुब्रिकेंट की, N आपकी स्पीड ऑफ जर्नल है. तो यहाँ पर अब आपको बताना है बियरिंग करेक्टरिस्टिक नंबर बताना है. तो भाई आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये होता है Zn/P. द यूजुअल क्लियरेंस प्रोवाइड इन हाइड्रोडायनामिक बियरिंग पर mm ऑफ डायमीटर ऑफ शाफ्ट. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 माइक्रोन.
इन हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग, तो भाई हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग में जो ऑयल फिल्म होती है वो मेंटेन की जाती है ऑयल के द्वारा अंडर प्रेशर। ऑयल इन जनरल बियरिंग शुड बी अप्लाइड एट अ पॉइंट वेयर लोड इज, तो या तो बिल्कुल ना हो या बहुत ज़्यादा कम हो। द रेटेड लाइफ ऑफ बियरिंग वेरीज, इनवर्सली एज क्यूब ऑफ लोड। इन ऑयललेस बियरिंग डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ lubricant, ऑप्शन सी। इन वी बेल्ट ड्राइव बेल्ट टचेस at sides only. The different weight fall under a certain height under vacuum, they will take same time to reach earth. नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, इन क्रॉस और रेगुलर ले रोप्स, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑफ ट्विस्ट ऑफ वायर इन स्ट्रैंड्स इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट ऑफ स्ट्रैंड्स। In standard taper roller bearing, the angle of taper of outer raceway is 25 degree. In composite or reverse laid ropes, wires in two adjacent strands are twisted in opposite direction. Whether any core is required in wire ropes, तो ऑप्शन ए भाई इसका राइट हो जाएगा। If shearing stress in nut is half the tensile stress in bolt, then nut length should be equal to, तो ऑप्शन ए डायमीटर ऑफ बोल्ट। बेसिक शाफ्ट इज 1, इसमें से बताना बेसिक शाफ्ट कौन सी है, तो जिसका अपर डेविएशन कितना हो 0 हो उसको हम बेसिक शाफ्ट बोलते हैं। अब आपको बताना है बेसिक होल क्या है, हुज लोअर डेविएशन इज 0, जिसका लोअर डेविएशन 0 हो बेसिक होल और जिसका अपर डेविएशन 0 हो वो बेसिक शाफ्ट। IS स्पेसिफाइज फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस, तो ऑप्शन ए 18 यहां पर सही हो जाएगा। फॉर अ स्टैंडर्ड कोर्स थ्रेड ऑफ नट द थ्रेड्स विल बी स्ट्रॉन्ग इन फेलियर बाय शियर एज द बोल्ट इन टेंशन इफ द हाइट ऑफ नट अप्रोक्सीमेटली 0.4 times. Allen bolts are self-locking bolt used in aircraft application designed for shock loading या provide with hexagonal depression in head, तो भाई हम पहले ही बता चुका था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। The resultant axial load on a bolt depends on, इनिशियल टेंशन पे भी होता है, एक्सटर्नल लोड अप्लाइड पे भी होता है, रिलेटिव इलास्टिक यील्डिंग ऑफ द बोल्ट एंड सेकंड कनेक्टेड मेंबर इस पे भी होता है। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन ई आपका राइट हो जाएगा। द कनेक्टिंग रॉड बोल्ट आर टाइटेंड अप सो दैट टाइटनिंग स्ट्रेस अप्रोच यील्ड पॉइंट। The connecting rod bolts are tightened up with initial tension greater than external load so that, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। The resultant load on the bolt would not be affected by external cyclic load. If the application calls for stress on a screw threads in one direction only, then the following type of thread would be best suited, तो BSW। When a bolt is subjected to shock loading, the resilience of the bolt should be considered in order to prevent breakage of at the thread. Last question है भाई, the shock absorbing capacity of bolt can be increased by making shank diameter equal to the core diameter। तो भाई ये 138 टोटल यहाँ पर MCQ थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये मशीन डिजाइन के। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, प्लीज़ लाइक जरूर कर देना भाई, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।